आज हम बात करेंगे सीमन एनालिसिस पे कि सीमन एनालिसिस की ज़रूरत क्यों पेश आती है। ये टेस्ट या रिपोर्ट करवाने से पहले कौन सी हिफाज़ती तदाबीर हैं वो हमें पहले से करनी चाहिए ताकि रिपोर्ट अच्छी आए। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आबिया नईम, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन। आज हम बात करेंगे सीमन एनालिसिस पे कि सीमन एनालिसिस की ज़रूरत क्यों पेश आती है। ये टेस्ट या रिपोर्ट करवाने से पहले कौन सी हिफाज़ती तदाबीर हैं वो हमें पहले से करनी चाहिए ताकि रिपोर्ट अच्छी आए। और जब रिपोर्ट आ जाती है तो हम खुद इसको कैसे पढ़ सकते हैं कि आया ये रिपोर्ट नॉर्मल है या नहीं नॉर्मल है, इसके अंदर कोई एबनॉर्मैलिटी है। और अगर रिपोर्ट में कोई ख़राबी आती है तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है या किस डॉक्टर से कंसल्ट करना है, हम आज इस वीडियो में इन चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। सीमन एनालिसिस क्यों कराना पड़ता है। जब भी कोई कपल मैरिड होता है वो और 1 ईयर तक वो दोनों हस्बैंड वाइफ इकट्ठे रह रहते हैं और वो कंसीव नहीं कर पा रहे होते हैं या प्रेगनेंसी नहीं होती, तो जब वो अपने इनफर्टिलिटी वर्कअप के लिए हमारे पास आते हैं या प्रेगनेंसी के लिए हमारे पास आते हैं, तो जो मेन टेस्ट जो हस्बैंड का पहले कराया जाता है या मेल पार्टनर का कराया जाता है वो है सीमन रिपोर्ट होती है। इसके अलावा कोई कपल फीमेल पार्टनर है, उसकी एज मोर देन 35 ईयर्स हो चुकी है और वो 6 मंथ से कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तब भी जो पहला टेस्ट जो मेल का करवाते हैं वो सीमन एनालिसिस होते हैं। इसके अलावा ये टेस्ट हम तब करवाते हैं जब किसी मेल ने अपनी विजेक्टमी करवाई हो, तो ये चेक करने के लिए कि क्या स्पर्म टोटली आना बंद हो गए हैं या नहीं आने, इसको चेक करने के लिए भी आफ्टर 3 मंथ इसको टेस्ट कराया जाता है। ये चेक करने के लिए कि स्पर्म सैंपल में आना शुरू हो गए हैं या ख़त्म हुए हैं या नहीं हो गए हैं। अब है इसको टेस्ट को करवाने से पहले कौन सी है हिफाज़ती तदाबीर होनी चाहिए ताकि ये रिपोर्ट बेहतरीन आए। इसमें सबसे पहले आ जाता है ऑब्स्टेट्रिक्स पीरियड। ऑब्स्टेट्रिक्स पीरियड हम उस टाइम इंटरवल को कहते हैं जिसमें हस्बैंड वाइफ का रिलेशन का एहतियात करनी होती है या आपस में रिलेशन नहीं रखना होता। दूसरा ये होता है कि आपको ये वाला जो पीरियड है वो 3 दिन से कम नहीं होना चाहिए और 5 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 3 दिन से कम होता है तब भी ये रिपोर्ट ठीक नहीं आती। उस जो स्पर्म का वॉल्यूम होता है या क्वांटिटी होती है वो कम हो सकती है या स्पर्म काउंट में कोई डिफरेंस आ सकता है। और अगर ये परहेज़ होता है जो हस्बैंड वाइफ का आपस में रखा जाता है 5 या 7 दिन से ज़्यादा हो जाता है, तो इतने दिनों के बाद जो स्पर्म होता है उसका DNA की डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाती है और उसकी मोटिलिटी पे भी असर होता है, तभी ये रिपोर्ट ठीक नहीं आती है। इसलिए बेस्ट होना चाहिए कि जो टाइम इंटरवल है जिसमें हस्बैंड वाइफ का आपस में परहेज़ होना चाहिए या मेल ने मस्टरबेशन भी ना की हुई है, तो इसमें 3 to 5 डेज़ का होना चाहिए। और सैंपल देते हुए मेंटली तौर पर बिल्कुल रिलैक्स हो, कोई टेंशन या स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए। और नंबर 3, जिस कंटेनर में सैंपल दिया जाए वो नीट, क्लीन और साफ़ होना चाहिए। एरिया भी नीट, क्लीन और साफ़ होना चाहिए। और सैंपल देने के बाद उस कंटेनर को प्रॉपर तरीके से ज़रूर लेबल कर देना चाहिए। और अगर ये सैंपल घर पर लिया जा रहा है तो विदिन हाफ एन आवर ये अपनी प्रॉपर लेबॉर्ट्री में पहुंच जाना चाहिए। इन सब चीज़ों का एहतियात रखनी चाहिए ताकि जो रिपोर्ट आ रही है वो ठीक हो, कोई इसमें प्रॉब्लम या कोई कंटेमिनेशन ना हो जाए। अब हम बात करते हैं कि रिपोर्ट आपके सामने आ जाती है, अब इस रिपोर्ट को हम खुद से कैसे पढ़ सकते हैं। इस रिपोर्ट में 4 से 5 बेसिक चीज़ें होती हैं जिसको हम खुद से देखकर इस रिपोर्ट को नॉर्मल या नहीं है ये खुद चेक कर सकते हैं। सबसे पहले इसका आता है कि वॉल्यूम, नॉर्मल वॉल्यूम कितना होना चाहिए। नॉर्मल वॉल्यूम जो न्यू WHO की गाइडलाइन आई है 2021 में, उसके मुताबिक 1.5 से 2 ml अगर वॉल्यूम है तो ये नॉर्मल है। अगर वॉल्यूम इससे कम है तो भी रिपोर्ट में एबनॉर्मलिटी आ जाती है या वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो ये इन्फेक्शन को भी शो करता है। जो नॉर्मल वॉल्यूम है वो 1.5 ml से 2 ml तक होना चाहिए। अब है उसकी pH वैल्यू कि वो अल्कलाइन है, एसिडिक है। जो नॉर्मल pH होती है वो 7.2 से लेकर 7.8 तक होनी चाहिए। अगर इसकी pH 7.8 से ज़्यादा हो जाती है तो ये भी इन्फेक्शन को शो करती है और 7.2 से
7.2 से भी नीचे हो जाती है तो ये भी इन्फेक्शन को शो करती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इसकी काउंट कि नॉर्मल स्पर्म काउंट कितनी होना चाहिए। अगर हम 1 ml की बात करें तो 1 ml में एटलीस्ट 15 मिलियन स्पर्म ज़रूर होने चाहिए। मोर देन 15 मिलियन हो तो ठीक है, लेकिन 15 मिलियन से जब नीचे स्पर्म 1 ml में होते हैं तो ये रिपोर्ट ये शो करता है कि स्पर्म काउंट कम होती है और ऐसे कपल को नॉर्मल प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर टोटल काउंट की बात की जाए कि टोटल स्पर्म जितना भी सैंपल होता है उसमें एटलीस्ट कितनी स्पर्म की कंसंट्रेशन होनी चाहिए, वो होती है 39 मिलियन। एटलीस्ट उस सैंपल में जो टोटल एक टाइम पर रिसीव सैंपल होता है उसके अंदर 39 मिलियन स्पर्म लाजमी होना चाहिए। ये तो थी काउंट। अब नेक्स्ट बात आ जाती है कि जो उनकी नॉर्मल मोर्टेलिटी कितनी है। मोर्टेलिटी से क्या मुराद है कि जो स्पर्म होता है वो इस काबिल है कि वो सर्विक्स से होकर, यूट्रस से होकर, ट्यूब से होकर वो अंडे तक पहुँचे और वहाँ जाके फर्टिलाइजेशन करके प्रेगनेंसी या एम्ब्रियो बनाए। तो इसलिए स्पर्म की मोर्टेलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो नॉर्मल स्पर्म की मोर्टेलिटी वो तकरीबन 40 से 42% नॉर्मल जो स्पर्म है वो मोटाइल होने चाहिए। इनमें जो प्रोग्रेसिव मोर्टेलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। प्रोग्रेसिव मोर्टेलिटी का क्या मतलब है कि स्पर्म ना सिर्फ मूव कर रहे हैं बल्कि वो प्रोग्रेसिव आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। ये एटलीस्ट 39% अगर आपकी प्रोग्रेसिव मोर्टेलिटी आपकी रिपोर्ट में आ जाती है तो ये एक नॉर्मल चीज़ है। अगर 39% से कम है तो ये स्पर्म की मोर्टेलिटी नॉर्मल नहीं है, जिस वजह से नॉर्मल प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी कहते हैं कि उसकी जो शेप है स्पर्म की वो नॉर्मल कितनी होनी चाहिए। नॉर्मल जो स्पर्म उसके स्पेशल एक हेड होता है, नेक होती है, टेल होती है, जस्ट लाइक एक स्मॉल फिश की तरह कह सकते हैं कि वो स्पर्म मूव करता है। और नॉर्मल मॉर्फोलॉजी 4% भी कहते हैं कि नॉर्मल स्पर्म मॉर्फोलॉजी के लिहाज से सैंपल में मौजूद होते हैं तो ये एक नॉर्मल प्रेगनेंसी लेने के लिए बिल्कुल फिट है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इस सैंपल में पस सेल्स होने चाहिए। नॉर्मली 2 to 3 पस सेल्स नॉर्मल रिकमेंड किए जाते हैं क्योंकि जो स्पर्म को रिलीज़ होने का वही रास्ता होता है जो कि यूरिनेशन का होता है। तो बाज़ का यूरिन का इन्फेक्शन होता है या यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके पास सेल्स इसमें मिक्सअप हो सकते हैं। लेकिन अगर 2 to 3 पस सेल्स से ज़्यादा पस सेल्स आ रही हैं इसके अंदर तो इस केस में उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट ज़रूर देनी चाहिए क्योंकि जो इन्फेक्शन होता है ये स्पर्म की मोर्टेलिटी पर बहुत बुरे असर डालता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती क्योंकि जो स्पर्म की नॉर्मल मोर्टेलिटी नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये सारे पैरामीटर्स के उसका नॉर्मल वॉल्यूम 15 ml 1.5 ml होना चाहिए। स्पर्म काउंट पर ml कितनी होनी चाहिए 15 मिलियन और टोटल कितने होने चाहिए एटलीस्ट 39% जो 39 मिलियन स्पर्म एक सैंपल में नॉर्मल काउंट कंसिडर की जाती है। नेक्स्ट अब बात करते हैं उसकी वाइटलिटी की। वाइटलिटी कहते हैं कि जो सैंपल है उसके अंदर ज़िंदा स्पर्म कितने थे। बट इसमें वो सारे स्पर्म शामिल हो जाते हैं जो कि मूवेबल होते हैं, जो अपनी जगह मूव तो कर रहे हैं लेकिन प्रोग्रेस नहीं हो रहे ये सारे इसी के अंदर शामिल हो जाते हैं। नॉर्मल वाइटलिटी जो WHO के मुताबिक है वो 53 से 58% एटलीस्ट होनी चाहिए। इतने स्पर्म नॉर्मल वायबल स्पर्म हों तो ये नॉर्मल प्रेगनेंसी आसानी से कंसीव करने में हेल्पफुल साबित होते हैं। अगर वाइटलिटी कम होगी तो भी नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए ये रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे वो फैक्टर्स डिस्कस करूँगी जिसकी वजह से स्पर्म की काउंट पर असर होता है या स्पर्म की मोर्टेलिटी पर असर होता है। मेरी दी हुई वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आगे सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।